बेला ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ती चली गई, पर कमरे के पास पहुंचकर उसे ठिठक जाना पड़ा, क्योंकि सामने कमरे में नीलम और उसका दोस्त बिस्तर पर थे। नीलम अपने दोस्त के पैरों के बीच बैठी हुई मज़े ले रही थी। फिर पता नहीं बेला के दिमाग में क्या आया कि उसने अपने मोबाइल फ़ोन को निकालकर इन दोनों की संबंध बनाते हुए क्लिपिंग बना ली। उसका नाम बेला था। लंबा कद, गोरा रंग, भरा हुआ बदन और तीखी नाक उसके रंग रूप में सबसे आकर्षक था। उठा हुआ सीना जो देखने वालों के कलेजे में आग लगा देता था। बेला ने दर्जी से नई चोली सिलवाई थी। उसे लेकर वह अपने घर पहुंची तो चोली की फिटिंग चेक करने के लिए आईने के सामने अपनी पहनी हुई चोली उतार दी और सिलवाई हुई चोली का नाप चेक करने लगी। बेला ने सामने से देखा, फिर घूमकर पीठ पर चोली की फिटिंग देखने लगी। दर्जी ने सिलाई तो ठीक की थी, पर गला थोड़ा ज़्यादा ही कस रहा था। बेला की नज़र उसके उठे हुए सीने पर गई तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान खिल उठी। यह वही जादू की पिटारी है जिसे देखकर तू सारे मर्दों के दिल पर राज करती है। बुदबुदाते हुए बेला अपनी नई चोली उतारने लगी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुल गया। बेला ने अपनी दूध सी गोरी छातियों को हाथ से कैंची बनाकर ढक लिया और अंदर की तरफ भागने लगी। उसे लगा कि ना जाने कोई आदमी ही ना आ गया हो, पर वह तो पड़ोस में रहने वाली रेशमा थी। अरे क्या बात है, आज तो तूने दिन में ही मोहब्बत शुरू कर दी। रेशमा ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को भद्दे ढंग से एक दूसरे में फंसाते हुए कहा, जिसे देखकर बेला की हंसी छूट गई और उसने रेशमा को बताया कि नई चोली की फिटिंग देखने के लिए पुरानी वाली को उतारा था, पर इसका गला थोड़ा तंग है। बेला ने एक बार फिर से नई चोली को पहनकर रेशमा को दिखाया तो रेशमा उसके गले के साइज से संतुष्ट दिखी। दूसरी औरतें तो गले का साइज थोड़ा छोटा कराती हैं, जिससे उनका सीना दूसरों को ना दिखाई दे, और तू इसे बड़ा करवा रही है, रेशमा ने कहा। तो बेला मुस्कुरा उठी और खिलखिलाते हुए बोली, यह जो हमारे सीने की गहराई है ना, इसी के बीच मर्दों की नज़रें टिकी रहती हैं। यह तो दिखाने की चीज़ है, ना कि छिपाने की। बेला की बात सुनकर रेशमा उसे हैरानी से देख रही थी। बरेली शहर के इस इलाके में बेला अपने पति के साथ किराए पर कमरा लेकर रहती थी। उसका पति एक नई बन रही बिल्डिंग में दिहाड़ी मजदूर का काम करता था और बेला लोगों के घर घर जाकर बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करती थी। जिन घरों में बेला काम करती थी, वहाँ के मर्द बेला के जिस्म को देखकर लार गिराते रहते थे। वे सब चोरी छिपे बेला के सीने को घूरते और अपने मन को ठंडक पहुँचाते थे। बेला को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि उसके पास एक मादक जिस्म है और इसीलिए वह अपने जिस्म का बखूबी इस्तेमाल भी करती थी। इसी मोहल्ले में देवीलाल नाम का एक विधुर रहता था। उसकी उम्र यही कोई 50 साल के आसपास होगी और देवीलाल के साथ रहती थी उसकी 35 साल की बहन, जिसका नाम नीलम था। वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे। देवीलाल की बहन नीलम की उम्र काफ़ी हो गई थी, पर अभी भी उसकी शादी नहीं हुई थी। देखने में नीलम कोई बहुत अच्छी नहीं थी और चेहरे का रंग सांवला होने के चलते अब तक उसे कोई जीवन साथी नहीं मिल पाया था। बेला देवीलाल और नीलम के घर भी बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने जाती थी। देवीलाल एक नंबर का औरतखोर मर्द था। बेला को देखते ही देवीलाल की आंखों में हवस जाग उठती। बेला भी उसकी नज़रों को अच्छी तरह पहचान गई थी और इसीलिए जब भी वह झाड़ू लगाती तो जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू गिरा देती थी, जिससे उसकी चोली के अंदर से उसकी गोरी गोलाइयाँ साफ दी झलकने लगतीं।
जिन्हें देखकर देवीलाल मन ही मन खूब आहें भरता था। एक शाम की बात है, जब बेला देवीलाल के घर पहुंची, नीलम शायद कहीं बाहर गई हुई थी। देवीलाल घर में अकेला था। उसने बेला को देखते ही चाय की फरमाइश की। बेला किचन में जाकर चाय बनाने लगी कि तभी देवीलाल पीछे से आ गया। उसके हाथ में कुरियर वाले का एक बंडल था, जिसे दिखाते हुए देवीलाल ने कहा, मैंने ये कपड़े ऑनलाइन मंगवाए हैं, तुम पहनकर देख लो, शायद तुम पर वे अच्छे लगें। बेला ने देवीलाल के हाथों से पैकेट ले लिया और उसको खोलकर देखने लगी। उस पैकेट के अंदर से औरतों के छोटे कपड़े निकले। बेला ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, दैया रे दैया, ऐसे कपड़े हम तो कभी ना पहने। बेला की बात सुनकर देवीलाल ने कहा, अरे अब नखरे मत करो, इन्हें पहन भी लो। देवीलाल की बात सुनकर बेला ने कहा, ऐसे कपड़े तो मॉडल पहनती हैं, जिसके बदले में उनको ढेर सारे पैसे मिलते हैं। अगर मैं पहनूं तो मुझे क्या मिलेगा? बेला की बात सुनकर देवीलाल ने कहा, जो तेरी मर्जी हो ले लेना। देवीलाल की बात सुनकर बेला ने पैकेट हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए एक कमरे की ओर बढ़ गई। फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो बेला लाल रंग की ब्रा पैंटी में उसके सामने खड़ी थी। उसने एक मदमस्त अंगड़ाई ली, जिसे देखकर देवीलाल पर पागलपन सवार हो गया। उसने बेला को गोद में उठाया और बिस्तर पर पटक दिया, फिर उसे बेतहाशा चूमने लगा। देवीलाल ने बेला के सीने में बीच में सिर को घुसेड़ दिया और उसके हर जिस्म के हिस्से को चाटने लगा। बेला भी सिसकियां भरने लगी और देवीलाल की पीठ पर अपने हाथों से खरोंचने लगी। देवीलाल ने बेला के वे छोटे कपड़े उतारने में देर नहीं लगाई और फिर कमरे में गर्म सांसों के गूंजने से वहाँ का तापमान बढ़ गया। दोनों के जिस्म कुछ देर की मशक्क़त के बाद एक दूसरे से अलग हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों मीलों दौड़कर आए हों। बेला कपड़े पहनने लगी। देवीलाल अब भी बिस्तर पर निढाल पड़ा हुआ था। बेला ने उससे कहा कि अब उसे देर हो रही है, इसलिए जाना होगा। देवीलाल बेमन से उठा और पर्स से 500 रुपये के 2 नोट निकालकर बेला की ओर बढ़ाए। बेला ने उन नोटों को लेकर अपनी चोली के अंदर रख लिया। ये पैसे तो इन छोटे कपड़ों को पहनने का मेहनताना भर है, बाकी जो तूने मेरे जिस्म को रौंदा है उसका भी तो पैसा दे, बेला ने कहा। देवीलाल ने बेला की तरफ 1000 रुपये और बढ़ा दिए। बेला पैसों को लेकर बाहर की ओर जाने लगी कि तभी नीलम भी आ गई। दोनों की नज़रें मिली और आगे बढ़ गईं। उस दिन के बाद से जब भी देवीलाल का मन करता, उस दिन वह ऑफिस नहीं जाता और घर पर ही रुक जाता। एक रात बेला का पति हरद्वारी जब बिस्तर पर लेटा तो काफ़ी थका हुआ था। बेला के पास आते ही उसने बेला के सीने पर हाथ रख दिया और दबाव बढ़ाने लगा। मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मुझे परेशान मत करो, आज मना मत करो, मैं भी बहुत परेशान हूँ, हरद्वारी ने फुसफुसाते हुए कहा। बेला ने परेशानी की वजह पूछी तो हरद्वारी ने बताया कि उसका ठेकेदार उसे बहुत तंग करता है और बात बात पर गालियाँ देता है। इसके बाद हरद्वारी ने यह भी कहा कि अब वह और मजदूरी नहीं करना चाहता है। फिर क्या करोगे तुम? बेला थोड़ा नरम हो गई थी। हरद्वारी ने उससे कहा कि इस जलालत भरे काम से तो अच्छा है कि वह एक पुराना ई रिक्शा खरीद ले और सवारियां ढोए। बेला ने हरद्वारी के प्रस्ताव पर खुशी जताई, पर हरद्वारी ने उदास मन से बेला से ई रिक्शा खरीदने भर के पैसे न होने की बात बताई। पर यह ई रिक्शा कितने तक का आ जाएगा? बेला ने पूछा। पुराना भी लेंगे तो 50,000 रुपये से कम कीमत का नहीं आएगा। हरद्वारी की आवाज़ में थोड़ी सी फुर्ती दिखाई दे रही थी। 50,000? बेला बुदबुदाने लगी। यह एक बड़ी रकम थी और बेला को पता था कि इतने पैसे उसके पास नहीं हैं। अगले दिन से ही बेला पैसों के लिए अपना दिमाग दौड़ाने लगी थी। अपनी अलमारी के सारे पैसे निकाल कर देखे, कुछ गहने भी थे। कुल मिलाकर इन सब की कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा ना होती, यानी 50,000 में 40,000 अब भी कम थे। बेला परेशान हो गई। अपने पति को ठेकेदार और दिहाड़ी के काम से वह छुटकारा दिलाना चाहती थी, पर पैसा इस राह में रोड़ा बन रहा था। अगले दिन जब बेला देवीलाल के घर बर्तन मांजने पहुंची तो वह घर में नहीं था, बल्कि नीलम ही अकेली थी। नीलम ने होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसके बाल
भी खुले हुए लहरा रहे थे। आज वह रोज से दिखने में ठीक ठाक लग रही थी। आज आप ऑफिस नहीं गईं? बेला ने पूछा। नीलम ने उसे बताया कि देवीलाल किसी काम से बाहर गए हैं और शाम तक वापस आएंगे। नीलम ने उसे बातों बातों में यह भी बताया कि आज उसका जन्मदिन है और उससे मिलने एक बॉयफ्रेंड आने वाला है। अभी बेला और नीलम बातें कर ही रही थी कि नीलम का दोस्त आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर बेचैन हो रहे थे, जिसे देखकर ही बेला उनके बीच के संबंधों की असलियत जान गई थी। नीलम ने जल्दी से बेला को काम निपटाकर चले जाने को कहा और खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऊपर वाले कमरे में चली गई। बेला को काम निपटाने में तकरीबन आधा घंटा लग गया। फिर वह ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ती चली गई, पर कमरे के पास पहुंचकर उसे ठिठक जाना पड़ा, क्योंकि सामने कमरे में नीलम और उसका दोस्त बिस्तर पर थे। नीलम अपने दोस्त के पैरों के बीच बैठी हुई मज़े ले रही थी। फिर पता नहीं बेला के दिमाग में क्या आया कि उसने अपने मोबाइल फ़ोन को निकालकर इन दोनों की संबंध बनाते हुए क्लिपिंग बना ली। बेला कुछ दिनों तक तो चुप रही और मन ही मन प्लान बनाती रही। फिर एक दिन जब वह नीलम से मिली तो उसने नीलम को उसकी वीडियो दिखाते हुए 40,000 रुपयों की मांग कर डाली और नीलम के द्वारा उसे पैसे नहीं दिए जाने पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देने को कहा। बेला की बात सुनकर नीलम ना तो डरी और ना ही शर्माई, बल्कि हंसते हुए कहने लगी, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाओ, समाज में और आस पड़ोस वालों को दिखाओ। मैं किसी समाज से नहीं डरती। कौन सा समाज? वही समाज जिसने मेरे सांवले रंग के चलते मुझे आज तक कुंवारा रहने पर मजबूर कर दिया। नीलम गुस्से में आ गई थी। वही समाज ना, जहाँ आए दिन लड़कियों का रेप होता है और समाज सिर्फ मोमबत्ती जलाकर राजनीति करता है। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम देवीलाल भैया को यह बात जाकर बता दो, और मेरे दोस्त के संबंधों के बीच उन्हें सब पता है और हम दोनों को समय देने के लिए ही वे बाहर चले जाते हैं। इतना कहकर नीलम सांस लेने के लिए रुक गई। बेला उसकी बातें सुनकर हैरान थी। उसके प्लान पर पानी फिर गया था। उसने सोचा कि नीलम को ब्लैकमेल करके वह कुछ पैसे की उगाही कर लेगी, जिससे उसका पति ई रिक्शा खरीद लेगा। पर यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया था। हरद्वारी बेमन से मजदूरी करने जाता था और मुंह लटका कर वापस आ जाता। पैसे का कोई इंतजाम ना होने के चलते बेला कुछ दिन परेशान रही। फिर उसने एक दिन देवीलाल से 40,000 रुपयों की मदद मांगी। देवीलाल ने बेला को साफ मना करते हुए कहा कि अगर 2-4 हज़ार रुपयों की बात होती तो वह जुगाड़ कर सकता था, पर 40,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम होती है। पर बेला की मदद करने के लिए देवीलाल ने उसे एक आदमी का पता और फ़ोन नंबर देते हुए कहा, यह आदमी एक नंबर का जिस्म का भूखा है। अगर तुम इस आदमी को अपने जिस्म के जाल में फंसा लो और उसके साथ हम बिस्तर हो जाओ तो वह तुम्हें यह रकम भी दे सकता है। बेला के सामने और कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए वह दिए गए पते पर जा पहुंची। यही वह जगह थी जहां पर उसका पति मजदूरी करता था और जिस आदमी से उसे मिलना था वह भी वही ठेकेदार था जो उसके मर्द को गालियां देता था। उस ठेकेदार का नाम हरी था। बेला को अपने सामने देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कभी वह बेला के सीने को घूरता तो कभी उसकी नाभि को। फिर वह बोला, रात भर के कितने पैसे लोगी? बेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। फिर भी उसने कहा, मुझे 40,000 रुपये चाहिए। अपने आप को कहीं की हीरोइन समझती है? 40,000? जानती भी है कि कितनी बड़ी रकम होती है? कि हरी आंखें निकालता हुआ बोल रहा था। बेला वहाँ चुपचाप खड़ी थी। कुछ देर बाद हरी बोलने लगा, हाँ, पर एक तरीका है। हरी की यह बात सुनकर बेला की आंखों में चमक आ गई और उसके कान हरी की बात सुनने को आतुर हो उठे। माल तो तू बढ़िया है, इसलिए कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त और भी है। अगर तू हम दोनों को बारी बारी से खुश करती रहे तो हम लोग तुझे पैसा इकट्ठा करके दे देंगे। बेला के सामने और कोई रास्ता न होने के चलते उसने हामी भर ली। हरी ने उसे अगले दिन शाम के समय उसी जगह पर बुलाया और हवस का खेल शुरू हो गया था। उससे कमरे में हरी और एक नया आदमी बैठे शराब पी रहे थे। बेला उनके सामने गई तो हरी ने कहा, आज तुझे पहले इन्हें खुश करना है, मेरा नंबर तो इनके बाद आएगा। दूसरा आदमी बेला के जिस्म पर अपने हाथ फिराने लगा था। जाहिर सी बात थी कि बेला को इस बात से कोई कोफ्त नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उस आदमी ने बेला के कपड़े उतार दिए
और कोने में पड़ी खटिया पर पटक कर मजा लेने लगा। उसके बाद हरी आ गया और वह भी हरी पैसों का लालच देकर बेला को बेवक्त बुलाता और उसके जिस्म से खेलता। बेला ने कई बार पैसे भी मांगे पर हरी बार बार टालता रहा। बेला समझ गई थी कि हरी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए उसने उंगली टेढ़ी करने की सोची। और जब एक दिन हरी बेला के साथ जिस्मानी संबंध बना रहा था तो चुपके से बेला ने उसकी वीडियो बना ली और खामोशी से घर चली आई। 2 दिन के बाद बेला हरी के अड्डे पर पहुंची और वीडियो क्लिप उसे दिखाते हुए बोली, मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दो, नहीं तो मैं यह क्लिप तुम्हारे बीवी बच्चों और मोहल्ले में सबको दिखा दूंगी। बेला ने चीख कर कहा तो थोड़ी देर के लिए हरी और उसका दोस्त सहम गए, पर अगले ही पल वे दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तू हमारी वीडियो बनाकर हमें ब्लैकमेल क्या करेगी? हम तुझे बताते हैं कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, हरी बोला और तेजी से उठकर बेला के शरीर से कपड़े हटाने लगा। पर आज बेला आर या पार के मूड में थी, सो वह विरोध करने लगी। हरी का दोस्त मोबाइल के कैमरे से यह सब शूट करने लगा। हरी जबरन बेला के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा और जब तक उसका जी नहीं भरा वह बेला के शरीर पर जुटा रहा। अब मैं यह वीडियो इंटरनेट पर डालकर पैसे भी कमाऊंगा और तेरे पति को भी दिखाऊंगा ताकि तू से हमसे आइंदा से पैसे की डिमांड ना कर सके, हरी बोला। बेचारी बेला अब लुट पिट चुकी थी। भले ही वह लटके झटके दिखाकर मर्दों को अपनी तरफ खींचती थी, दूसरे मर्दों के साथ सोने से गुरेज भी नहीं करती थी, पर अपना यह राज आज तक उसने अपने पति से छिपाया हुआ था और उसके घर के आसपास के लोगों में भी उसकी इमेज एक मेहनतकश औरत की बनी हुई थी। अगर यह वीडियो मेरे पति को दिखा देगा तो वह तो मारे शर्म के मर ही जाएगा और फिर मेरे आसपास का समाज की नज़रों में तो मैं एक धंधे वाली के समान हो जाऊंगी। एक साथ कई बातें बेला के जहन में गूंज रही थीं। ठीक है, मुझे तुम लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए, पर तुम यह वीडियो मेरे पति को मत दिखाना और ना ही इसे इंटरनेट पर डालना, बेला ने हाथ जोड़कर कहा। उसकी इस बात पर हरी कुटिलता से मुस्कुरा उठा, मानो उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। एक तरफ बेला थी जिसने पति और समाज के डर से हरी से पैसे लिए बिना अपनी इज्जत को बचा लिया था। वहीं दूसरी तरफ देवीलाल की बहन नीलम थी जो बिना समाज की चिंता किए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े कर रही थी। हो सकता है कि वे दोनों औरतें अपनी अपनी जगह सही हों, पर इन सब के बीच हरद्वारी का ई रिक्शा आज तक नहीं आ पाया है और उसे अब भी ठेकेदार के पास काम करने जाना पड़ रहा है और उसकी भद्दी गालियां भी सहनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।